हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है एसएन विजयलक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब इस केस में क्या हुआ कि एसएन विजयलक्ष्मी, वीएस श्रीदेवी, वीएस श्रीलेखा एंड केवी कृष्ण प्रसाद 6 एकड़ की एक जमीन के ओनर्स हैं। ठीक है, अब इस जमीन को उन्होंने एक अग्रीमेंट टू सेल के साथ बेचने का डिसीजन लिया 2015 में। दे एग्जीक्यूटेड एन अग्रीमेंट टू सेल विद द कंप्लेनेंट, जिनका नाम है कीर्तिराज शेट्टी, और कीर्तिराज शेट्टी को नॉमिनेट किया है रविशंकर शेट्टी ने। और ये जो अग्रीमेंट टू सेल था ये 3 करोड़ 50 लाख का था, जिसके लिए 2 लाख रुपए एडवांस भी पे कर दिया गया था। साथ में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी थी कीर्तिराज जी को कि आप इस टाइटल को क्लियर करवाइए और प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। ठीक है, तो दिस वाज द एग्रीमेंट। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि बीच में ना काफी कुछ हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड एसोसिएटेड विद इट व्हिच इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, बट द लैंड वाज acquired and then the acquisition was denotified, then the parties went to the high court and then they went to the supreme court which gave them a proper ownership। मतलब सब कुछ क्लियर ही था, लेकिन इसकी क्लैरिटी को फिर भी फाइल करना था, डेक्लेरेशन लेना था क्लियर टाइटल का। अभी जो कंप्लेनेंट है इन्होंने रेड पिटिशन फाइल की 15-16 के आसपास, और वो टाइटल का जो क्लियरेंस था वो ऑब्टेन कर लिया। ही गॉट द डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, राइट। मीनवाइल लैंड ओनर्स ने क्या किया कि एमओयू किया मेसर्स लेगेसी ग्लोबल रियलिटी के साथ दिसंबर 2016 में, और 2 करोड़ रुपए रिसीव किए। 2 करोड़ रुपए रिसीव किए, जिसमें से 1 करोड़ रुपया जो था वो केवी कृष्ण प्रसाद और उनके फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर भी कर दिया गया। अब प्रॉपर्टी मार्केटेबल हो गई अप्रैल 2020 में, और लैंड ओनर्स ने इस अग्रीमेंट टू सेल को ऑनर करने से मना। जून जुलाई 2022 में उन्होंने कंप्लेनेंट की पावर ऑफ अटॉर्नी भी रिवोक कर दी और एक रिलीज डीड एग्जीक्यूट की इन फेवर ऑफ एसएन विजयलक्ष्मी, जिन्होंने उस टाइम पे सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट में केवी कृष्ण प्रसाद को दे दी। कंप्लेनेंट जो था उसने प्राइवेट कंप्लेन की इन जुलाई 2022 एलिजिंग क्रिमिनल एलिगेशन, जिसमें चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे सारे सेक्शंस लगाए गए एंड ऑफ कोर्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी व्हिच इज कॉमन इंटेंशन, और साइमल्टेनियसली एक सिविल सूट भी फाइल कर दिया। अब इस केस का एक्चुअल हार्ट और जो बैकग्राउंड है वो क्या है? बैकग्राउंड यही है कि क्या कोई क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर सकता है इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच। एक प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच पे या प्योरली सिविल मैटर पे, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर पे क्रिमिनल चार्जेस को भी अलेज किया जा सकता है। दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एंटायर जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। ठीक है, सबसे पहला तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देखें तो क्रिमिनलिटी का कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा। क्रिमिनल चार्जेस बस यूं ही कह देने से नहीं हो जाते, बस क्योंकि आपने कह दिया कि नहीं क्राइम हुआ, अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल चार्जेस के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जिन्हें प्रूव करना पड़ता है। वन ऑफ देम इज इंटेंशन, चाहे वो कैसा भी ऑफेंस हो, एंड अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस है तो एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन को प्रूव करना मैंडेटरी हो जाता है। द फैक्ट दैट यू वर इन फैक्ट possessing a dishonest intention, you had the intention of cheating that person, breaking his trust, etc. needs to be proven if you want to allege a person with such charges कि cheating की है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मिसअप्रोप्रिएशन किया है। ठीक है, तो क्योंकि कोई क्रिमिनल इंटेंट नजर ही नहीं आ रहा, इसीलिए प्रोसीडिंग्स को पॉज कर देना जरूरी है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड आल्सो। अब अक्यूज जो है वो ओनर्स हैं, एक्चुअल ओनर्स हैं लैंड के। जो कंप्लेनेंट था उसने खुद ही डेक्लेरेशन सीक किया था या ऑब्टेन कर लिया था, जिससे उनका टाइटल पूरी तरह से कोर्ट्स ने ही क्लियर कर दिया था। अब जब ओनर्स में एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब यू डिड नॉट एंट्रस्ट द प्रॉपर्टी विद द ओनर्स। ओनर तुम्हें प्रॉपर्टी दे दे अलग बात है। यू अंडरस्टैंड व्हाट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज, राइट? देयर इज एन एंट्रस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन हु इज लॉफुली द ओनर ऑफ इट। मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को भरोसे से रखने के लिए दी, किसी पर्टिकुलर पर्पस से, और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, कन्वर्ट कर लिया, मिसयूज कर लिया, एटसेट्रा। अब जब प्रॉपर्टी मेरी ही है और मेरे ही पास है तो एंट्रस्टमेंट कहां से आता है? तुम मुझे प्रॉपर्टी मेरी ही दे दोगे। जैसे अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा रहा है तो वो कह रहा है कि इनको मैंने प्रॉपर्टी
दिन मतलब तब तक रखने के लिए दी थी जब तक कि मैं उसको बेच नहीं देता। उसको बेचने की अटॉर्नी या पावर मेरे पास थी। मैंने उन्हें मतलब पूरा का पूरा अग्रीमेंट भी हुआ था हमारे बीच में। अब इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी को मिसयूज कर लिया। तो आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट द प्रॉपर्टी वाज योर्स? इट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, एक्चुअल ओनर्स को इंट्रस्ट नहीं किया जा सकता। देयर इज नो इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू द वन हु एक्चुअली ओन्स, एंड सिंस देयर इज नो इंट्रस्टमेंट देयर इज नो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। ये उसका एक इम्पेरेटिव एलिमेंट है। यू कैन नॉट ब्रीच ट्रस्ट ओवर व्हाट यू लीगली ओन। दिस वाज द वर्डिक्ट, और इस वर्डिक्ट को एक बार नहीं कई बार दिया गया है इन मल्टीपल केसेस। दिस स्पेसिफिक फैक्ट हैज बीन हाईलाइटेड अगेन एंड अगेन कि भाई जो आपका है उसे आपको ही कैसे दिया जा सकता है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को एलेज करने से पहले लोग एलिमेंट्स को या जो रेक्विजिट्स होते हैं उनको क्रॉस चेक नहीं करते, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, अब चीटिंग पे आ जाते हैं। सेक्शन 318 बीएनएस है जो कि आईपीसी का 420 हुआ करता था। तो चीटिंग के लिए जरूरी है कि इंसेप्शन से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, कि उस व्यक्ति ने धोखा दिया। कैसे? कि उस शुरुआत में उसने कुछ ऐसा वादा किया, कुछ ऐसा झूठ बोला, कुछ ऐसी बात कही जिसको फुलफिल करने का उसका कोई इरादा नहीं था, कोई ऐसी बात कही जिसपे वो खुद विश्वास नहीं करता था, ये जानते हुए कि अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो ये मेरी बात मान लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी में नुकसान झेलेंगे, और बावजूद इसके मैंने ये बात कही, उनसे वादा किया, उनसे झूठा प्रॉमिस किया, जो भी कुछ किया। So the fraudulent intention is right there from the inception of that entire transaction. It does not magically appears in between. मार्केट वैल्यू का बढ़ जाना और बड़ी मार्केट वैल्यू से प्रॉफिट को डिजायर करना फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होती है ना। वो शुरू से होती है। ट्रांजैक्शन में जो क्रिमिनल है वो शुरू से ही धोखा देने की मेंटालिटी को पजेस कर रहा है, इसलिए अल्टीमेटली उसने धोखा दे भी दिया है। बीच में उन्हें पता लगा कि उनके प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, उन्हें लगा कि हमें बेटर प्राइस मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। उस प्रॉफिट को अगर वो डिजायर कर भी रहे थे और अग्रीमेंट से वो परे भी चले गए, तो यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट शो नहीं होता। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक ह्यूमन डिजायर टू अर्न मोर मनी दैट दे ओरिजिनली कुड। तो यहाँ पे देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंट, देयर इज नो फ्रॉड, देयर इज नो मैलिफाइड इंटेंशन, इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक ह्यूमन कंडक्ट, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेक्शंस हैं ये। सेक्शन 316 विच इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 318 विच इज चीटिंग। मैं नए उसके हिसाब से बता रही हूँ, है ना, बीएनएस के हिसाब से। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेक्शंस हैं और इनकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंग्रेडिएंट्स भी हैं। वन कैन नॉट साइमल्टेनियसली बी अ ट्रस्टी एंड अ डिसीवर इन द सेम ट्रांजैक्शन। एक व्यक्ति ट्रस्टी भी हो जाए, मतलब वो इंट्रस्ट भी कर दे प्रॉपर्टी को, और फिर वो डिसीव भी कर ले, चीटिंग भी कर ले, ये एक ट्रांजैक्शन में प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। और इसे 2020 के केस में होल्ड किया गया था, 2024 के केस में होल्ड किया गया था। नेम ऑफ द केस इज दिल्ली रेस क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसे इस केस में साइट भी किया गया है। अगर एक सिविल ट्रांजैक्शन प्योरली सिविल है, कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच कंटेन करता है, एसेंशियली सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर ही बेस करता है, तो उसको आप क्रिमिनल के कपड़े पहना के जबरदस्ती चार्जेस की सीरियसनेस को मत बढ़ाइए। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एफआईआर की स्टेज से ही शुरू हो जाना चाहिए। एफआईआर के टाइम पे ही पुलिस को देखना चाहिए कि भाई चार्जेस की ऑथेंटिसिटी नजर आ रहा है या नहीं। हालांकि अब पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकती। इवन अब कहा तो गया ही है कि भाई एफआईआर स्टेज पे भी क्रिमिनल कंप्लेन में एक प्रिमा फेसी केस नजर आना चाहिए। अगर नहीं नजर आता है तो उसे इनिशियल स्टेजेस पर ही आप बंद कर दीजिए, फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट, दैट इज राइट। सो जस्ट बिकॉज यू फील चीटेड डजंट मीन दैट इट हैज हैपेंड टू यू, डजंट मीन दैट इट इज अ क्राइम। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले पे एफआईआर हो ही जाएगी और उसे सजा भी मिल जाएगी। योर फीलिंग्स डू नॉट काउंट, द क्रिमिनल लॉ नीड्स टू सेटिस्फाई। देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस, और उन सिस्टम्स पे खरा उतरना जरूरी है एक व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए उस ट्रांजैक्शन का। ओके, सो दिस वाज द केस, क्वॉश कर दी गई क्रिमिनल जितने भी चार्जेस थे। पूरी तरह से सिविल प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल केस है। और क्योंकि सिविल केस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो कोर्ट ने कहा आप सही फोरम में है, केस चल तो रहा है, अगर वाकई कुछ गलत हुआ है तो स्पेसिफिकली उनसे परफॉर्म करवा ही दिया जाएगा ऑन मेरिट्स जब सिविल केस को एग्जामिन किया जाएगा। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ ग्राउंड जहाँ पे परफॉर्मेंस को
डिनाई नहीं कर सकते वो लोग, तो द कोर्ट विल मेक देम परफॉर्म. व्हाई डू यू वरी, व्हाई डू यू वांट टू मेक श्योर दैट दे आर इन जेल एट द सेम टाइम. आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म कराना चाहते हैं, आप उन्हें जेल भी भेजना चाहते हैं, तो ये तो आपकी खुद की एक वेंचफुल स्पिरिट को मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है, दिस वाज द केस. क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू आस्क मी, राइट. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लेते हैं एक बार. सेक्शन 316 इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये बीएनएस का सेक्शन है, पहले 406 हुआ करता था. अब सेक्शन 316 को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले अक्यूज्ड मस्ट हैव बीन एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी लाइक आई सेड, और डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी एंड डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड और कन्वर्टेड इट. Where accused are rightful owners with the title to the property, foundation for invoking 316 falls to the ground. प्रॉपर्टी का एंट्रस्टमेंट होना जरूरी है. दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी पे डोमिनियन दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पास लॉफुल ओनरशिप या पोजेशन था उस प्रॉपर्टी का, और उस व्यक्ति ने अपनी गलत इंटेंशन के चलते उसे मिसअप्रोप्रिएट कर दिया या कन्वर्ट कर दिया. जब प्रॉपर्टी मेरी ही है तो वो मैं किसी को क्यों दूंगा, या वो प्रॉपर्टी मुझे कोई क्यों देगा, वो तो मेरी ही है. अब आते हैं चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स. चीटिंग के क्या इंग्रेडिएंट्स है? अक्यूज्ड requires proof that accused by deceiving, fraudulently or dishonestly induced the complainant to deliver property or consent to retention of property. सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ऑनर ना करना डज चीटिंग नहीं हो जाता. अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं दिखाई दे रही, वो भी इनिशियल एट द इंसेप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है, क्रिमिनल इंटेंट मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम इंसेप्शन. लाइक आई सेड, क्रिमिनल लाइबिलिटी चीटिंग के लिए डिमांड करती है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस, नॉट सब्सीक्वेंट फेलियर टू परफॉर्म. पोस्ट फैक्टो ब्रीच जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं कर देता है अंडर सेक्शन 318. कंप्लेनेंट का खुद का एडमिशन है क्रिमिनल कंडक्ट का, जो कि प्रॉपर्टी के बाद ही शुरू हुआ है कि वैल्यू बढ़ गई. इनका खुद का एडमिशन था कि वैल्यू जैसी बढ़ गई, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने से मना कर दिया, किसी और के साथ ये लोग करने लगे, गिफ्ट कर दिया. दे कंप्लीटली डिनाइड कि हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे. दिस इज क्लियरली क्रिमिनल, ये गलत है, ये चीटिंग है, दिस है दैट. ठीक है, ये चला केस में. एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रिमा फेसी क्रिमिनल केस, जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर कंप्लीट जस्टिस. ये तो सब मैं आपको समझा ही चुकी. प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को रेफर किया गया जो कि 2015 का केस है. दिल्ली रेस क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को साइट किया गया जो कि 2024 का केस है. दोनों ही लेटेस्ट हैं, आप इन्हें जरूर साइट करें. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ. मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये बहुत अच्छा केस है. राइट टू ट्रैवल पे ये बेस करता है. वो राइट टू ट्रैवल जिसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फंडामेंटल कैरेक्टर दे दिया गया था. है अब केस में क्या है कि मोहम्मद मुस्लिम खान जो है वो 61 ईयर के कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं. उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की है राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने अपने पासपोर्ट के एप्लीकेशन के रिजेक्शन को चैलेंज किया है. अब यह है कि वो हज करने जाना चाहते हैं और उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है. ठीक है, उनके ऊपर एक केस चल रहा है काफी टाइम से, 2021 से, और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे सेक्शन 498A विच इज नाउ 8586 ऑफ बीएनएस एंड 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विच इज नाउ 318 ऑफ बीएनएस. ठीक है, चार्जशीट फाइल हो गई उनके खिलाफ और ट्रायल प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही हैं. पेटिशनर के पास पासपोर्ट था और वो मक्का मदीना जाना चाहते थे अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, हज उम्रा जियारत. पहले उन्होंने ट्रायल कोर्ट को अप्रोच किया 16 अप्रैल 2025 में और उन्होंने कहा कि मैं रिलीजियस पर्पस के लिए बाहर जाना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दे दें. ट्रायल कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया ये कह के कि आप पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाइए अपनी कॉपी के साथ और पासपोर्ट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ. ठीक है, ये पासपोर्ट अथॉरिटी के पास चले गए. अब पासपोर्ट अथॉरिटी को उन्होंने वही ऑर्डर दिखाया जो ट्रायल कोर्ट ने इशू किया था. उस ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि एज पर लॉ यू शुड गो टू द पासपोर्ट अथॉरिटी. अब ट्रायल कोर्ट उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे रहा है या नहीं, ये नहीं लिखा. अब उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ना तो रिजेक्शन है और ना ही परमिशन.
कुछ भी नहीं है, एकदम वेग अनक्लियर ऑर्डर है जिसपे पासपोर्ट अथॉरिटीज काम नहीं कर पाई, उन्होंने भी वापस उन्हें लौटा दिया। ठीक है, फाइनली रिजेक्शन लेटर जब उन्हें पासपोर्ट अथॉरिटी से मिला, पेटिशनर जो है वो ट्रायल कोर्ट में वापस जाते हैं 12 मई को, फिर से परमिशन सीख करते हैं हज करने की। इस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट जो है 15 मई को रिजेक्ट कर देता है, ये कह के कि ये सिमिलर परमिशन आपको पहले भी डिनाई हो चुकी है, तो अब ये हम फिर से अलाउ नहीं कर सकते। अब इस तरह से पेटिशनर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने 2 सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट की, दोनों को ही मेरिट पे डिसाइड नहीं किया गया, एक वेग ऑर्डर से उनको ना इजाजत दी और ना ही उनको परमिशन दी। ठीक है, क्लियर परमिशन ग्रांट नहीं की गई, क्लियर डिनायल भी नहीं ग्रांट किया गया। इससे आर्टिकल 21 इन्वॉल्व होता है और ये अब जाते हैं राजस्थान। कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे? कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सिंपल थे और जो होने भी चाहिए थे इस केस में। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई राइट टू अब्रॉड की परमिशन को डिनाई करके आप आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं सीधा। हर सिटीजन के पास हक है देश से बाहर जाने का, एज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने होल्ड किया कि क्रिमिनल केस की पेंडेंसी 498A और 406 की एक परमिशन डिनाई करने का ग्राउंड नहीं हो सकती, स्पेशली ऐसा ट्रैवल जो कि एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन के तहत किया जा रहा है। ये डिनायल जो है पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ रिलीजियस राइट्स को भी वायलेट करता है। कोर्ट ने नोट किया है कि भाई इट इज नेसेसरी कि आप बैलेंस ड्रॉ कीजिए पेटिशन में, बैलेंस ड्रॉ कीजिए पेटिशनर के राइट टू ट्रैवल अब्रॉड में और प्रोसिक्यूशन के राइट टू प्रोसिक्यूट में, एंड unless you obtain this balance you cannot come to a proper judgment। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नोटिफिकेशन 25 अगस्त 1993 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो प्रोवाइड किया था उसमें एक प्रोसीजर दे रखा था जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसपे क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसको देश से बाहर जाने की परमिशन दी जा सकती है अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ये परमिशन दे दे तो इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज अ पर्सन टू ट्रैवल अब्रॉड इफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट अलाउज हिम टू डू इट। तो सोचने वाली बात है जहां पे लॉ ही इस ट्रैवलिंग को, इस राइट को एक्सेप्ट करता है एज अ फंडामेंटल राइट, तो आप उसको बिना किसी बेसिस के डिनाई कैसे कर सकते हैं? यू आर एक्चुअली नॉट इवन डिनाइंग, ही वाज केप्ट इन लिम्बो, ना इधर ना उधर। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी ओकेजन्स पे एक क्लियर स्पेसिफिक ऑर्डर्स के नॉन पासिंग की वजह से पासपोर्ट अथॉरिटी इस पोजीशन में नहीं होती कि अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जरूरी है कि वो क्लियर स्पेसिफिक ऑर्डर्स पास करें, स्पेशली व्हेन एप्लीकेशंस आर सबमिटेड बाय अक्यूज्ड पर्सन सीकिंग परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड, ताकि पासपोर्ट अथॉरिटी को किसी भी कंफ्यूजन का ना सामना करना पड़े। ट्रायल कोर्ट का जो रिजेक्शन है सेकंड एप्लीकेशन का टेक्निकल ग्राउंड्स पे कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि कोई क्लियर परमिशन ना तो ग्रांट की गई है पुराने ऑर्डर में, ना ही डिनाई की गई है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ जजमेंट, एज अ केस ऑलरेडी डिसमिस्ड, है ना, as a case already adjudicated, so you cannot treat that application as a properly adjudicated case। अगर उसका फ्रेश एप्लीकेशन आ रही है तो जरूरी है कि आप उसे प्रॉपरली मेरिट्स पे डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब बाकी कंडक्ट भी देखना जरूरी है, क्योंकि कि भाई पास्ट कंडक्ट किस तरह का रहा है, वाज ही इनकोऑपरेटिव ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डिड ही नॉट अपीयर ऑल द हियरिंग्स। तो अगर ये सारा कंडक्ट सेटिस्फैक्टरी है, वो हियरिंग्स पे भी आते रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट करते रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे ये समझ आए कि भाई ये केस से इवेट कर सकते हैं, भाग सकते हैं, तो फिर उन्हें जाने की परमिशन ना देने की क्या वजह है? कोई वजह नहीं, राइट, परमिशन दे दी गई। हाउ डज राइट टू ट्रैवल कम्स अंडर आर्टिकल 21? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, जुडिशियल एडमिशन, एवोल्यूशन इसका मेनका गांधी से ही हुआ। Right to travel abroad has been judicially recognized as an integral component of personal liberty। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्कोप क्या है ट्रैवल राइट्स का, ये भी डिसाइड किया गया था इस केस में कि भाई इट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी encompassing freedom of movement across international boundaries, the right to seek opportunities for education, employment or business abroad, maintaining social connections with family members internationally, and undertaking religious pilgrimages and spiritual journeys। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है ये, ऑफ कोर्स राइट जो है इसे फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज भले ही किया गया है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है और रीजनेबली इसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ national security, public order, prevention of crime and ensuring compliance with legal obligations।
protection of health and morals, and maintaining sovereignty and integrity of nation. Unless any of these satisfy, you cannot stop a person from traveling anywhere, not just abroad. तो आप उसे कहीं भी जाने के लिए नहीं रोक सकते हो अगर ये सब कुछ नहीं satisfy हो रहा है, ठीक है. So these were the sections 498A, which is now section 85, 86, and section 406, which is now section 318. अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस केस में आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन आर्टिकल 21 का ये बहुत ब्यूटीफुल सा केस है, इसे आप जरूर ऐड कीजिए. मेनका गांधी के बाद ये एक नया इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है, जहाँ पे रिलीजन और लिबर्टी सबको बैलेंस करके एक बड़ा ही अच्छा सा राजस्थान हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. अगले केस में मिलेंगे या अगले सेशन में मिलेंगे इन्हीं तरह के केसेस के साथ. इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कीजिए. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन केसेस की वैल्यू क्या है, ठीक है. ये लेटेस्ट केसेस आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस, एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इनफ. मैं कितना भी कहूं वो कम पड़ेगा. ये जो लेटेस्ट केसेस हैं ये आपके आंसर्स में 4 चांद लगा देंगे. और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप प्रीलिम से जज नहीं बनते, आप मेन से जज बनते हैं. और इसलिए जरूरी है कि आप मेंस में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कमी ना आने दें. और वो कमी जो है वो सबसे ज्यादा यही होती है कि एक बहुत कन्वेंशनल रिडंडेंट मॉडल पे बच्चा तैयारी करता है, जो आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं चलती. एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे आर गिविंग ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेज, दे आर राइटिंग अमेजिंग आंसर्स व्हिच आर पब्लिशेबल, जिन्हें किताब में पब्लिश किया जा सकता है. व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट? आप भी अपने आंसर्स को उसी तरह से सजाइए, ऑर्नेट कीजिए, ताकि आपको क्वालिफिकेशन के चांसेस मल्टीफोल्ड हो जाएं. ठीक है, तो ये आज की सीख थी और ये आज के केसेस. अगले सेशन में मिलेंगे, जरूर देखिएगा. ख्याल रखें अपना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.